नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन में अफरा तफरी का माहौल, ताइवान के साथ युद्ध की आशंका, लॉकडाउन लगने की भी फैली खबर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हमारी दिवाली पर अमेरिका भी जगमगाया, पहली बार वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिखा ये नज़ारा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस तारीख तक चालू हो जाएगी अरुणाचल में बन रही सेला सुरंग, थर थर कांपेगा चीन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केदारनाथ से यूपी को साथ गए पीएम मोदी, विकास कार्यों को लेकर की योगी सरकार की जमकर तारीफ। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा और सरकार भी भाजपा बनाएगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन में अफरा तफरी का माहौल, ताइवान के साथ युद्ध की आशंका, लॉकडाउन लगने की भी फैली अफवाह। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन में इन दिनों अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार चीन ने अपने देशवासियों को रोजमर्रा की जरूरी चीज़ों को स्टॉक करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या चीन कोई नई जंग शुरू करने जा रहा है या फिर ये कोरोना की वजह से हो रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों चीन में लोग दुकानों और मॉल्स का काफ़ी रुख कर रहे हैं। लोग ज़रूरत की चीज़ों तो जुटा ही रहे हैं, साथ ही चावल, नूडल्स, तेल और नमक जैसी चीज़ों का भी स्टॉक कर रहे हैं। चीन में हालात बिगड़ रहे हैं। युद्ध के कारण लोगों को राशन की कमी, लोगों को काफ़ी डर सता रहा है। नागरिकों को रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक रखने के निर्देश के बाद चीन में हालात बेहद ज़्यादा बेकाबू हो गए हैं। बीजिंग के एक निवासी ने कहा कि वो पैनिक तो नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि देशवासियों को पहले के मुकाबले ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये ताइवान के साथ तनाव बढ़ने से असर दिखता है। वहीं मौजूदा हालातों के बीच चीन की जनता ये मान रही है कि चीन ताइवान पर हमला करने वाला है और प्रतिबंधों या युद्ध के कारण लोगों को राशन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारी दिवाली पर अमेरिका भी जगमगाया, पहली बार वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिखा ये नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, दिवाली की जगमगाहट केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिली है। हमारी दिवाली की खुशियों में शामिल होने के लिए अमेरिका ने भी खास इंतज़ाम किए। न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पहली बार दिवाली थीम वाले एनिमेशन से सजाया गया। इसके साथ साथ आतिशबाजी भी की गई और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एनिमेशन को देखने के लिए हडसन नदी के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जुट गई। वो इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद करते नजर आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस तारीख तक चालू हो जाएगी अरुणाचल में बन रही सेला सुरंग, थर थर कांपेगा चीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख से अरुणाचल सीमा तक चीन विस्तारवाद का जाल बुन रहा है, लेकिन भारत के सुरक्षा बल चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग के पूरा होते ही भारतीय सेना का तवांग तक पहुंचना और हथियारों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। सेला सुरंग को पूरे साल भर तवांग को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए एक जरूरी कदम माना जा रहा है। 1962 में चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया था। भारत ने चीन के साथ दोस्ती की, लेकिन चीन ने गद्दारी की। उसने पीठ पर वार किया और भारत को इसका अंदाजा नहीं था। भारतीय सेना इस जंग के लिए तैयार नहीं थे, जबकि चीन ने सुनियोजित तरीके से यह हमला किया था। उस दौरान भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन जीत आक्रमणकारी चीन की हुई। आज भारत का करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के अवैध कब्जे में है। 1962 युद्ध के 6 दशक पूरे होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश का तवांग इस जंग में भारतीय सेना की अप्रतिम बहादुरी का गवाह है। उस वक्त सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और बुनियादी ढांचों की कमी थी। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रिगेडियर दलवी को असम के मीसामारी से तवांग तक का रास्ता या तो पैदल तय करना पड़ा या कहीं कहीं थोड़ी दूर तक पहुंचा देने वाले जीपों से उनको वहां का सफ़र करना पड़ा। लेकिन हथियारों, संसाधनों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझते हुए भी भारतीय सैनिकों ने चीन को कड़ी टक्कर दी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केदारनाथ से उत्तर प्रदेश को साथ गए पीएम मोदी, विकास कार्यों को लेकर की योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा पर हैं और उन्होंने केदारनाथ में
कई योजनाओं का शिलान्यास किया और कई योजनाओं की नींव रख दी। पीएम मोदी ने केदारनाथ त्रासदी के बाद वहां पर किए गए निर्माण कार्य को लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपनी केदारनाथ की यात्रा के जरिए उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश को भी साधने की कोशिश की और अपने भाषण से दोनों राज्यों की जनता को संदेश दिया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य की योगी सरकार भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान और उनको जोड़कर पूरा सर्किट बनाने का काम कर रही है। दरअसल राज्य में योगी सरकार अयोध्या को चित्रकूट और अन्य स्थानों को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ रही है और पर तेजी से इस पर काम भी चल रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को भी संदेश देने की कोशिश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी काफ़ी पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। वहीं पीएम मोदी ने केदारनाथ में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ कर उन पर भरोसा जताया और फिलहाल राज्य में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी का बड़ा चेहरा है। पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ के साथ ही उत्तर प्रदेश में काशी का भी कायाकल्प हो रहा है और बाबा विश्वनाथ धाम का कार्य भी तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण पूरे गौरव के साथ हो रहा है और अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव आयोजन को पूरी दुनिया ने देखा और इसके लिए उन्होंने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ थपथपाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा होगा और आज हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा के चुनाव, मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा और सरकार भी भाजपा बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बार फिर दावा किया कि परिसीमन प्रक्रिया के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। यही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा और सरकार भी भाजपा की होगी। श्रीनगर स्थित शंकराचार्य मंदिर में विशेष पूजा के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिसीमन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और उसके बाद ही यहाँ चुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि रैना ने कहा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा को स्वीकार कर रहे हैं उसे देख के मैं दावा करता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री और भाजपा की ही सरकार होगी। कश्मीर में भी भाजपा ने अपना आधार मजबूत किया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जिस तरह कश्मीर में विकास को गति मिली है, यहाँ के लोगों को भी पता लगने लगा है कि भाजपा लोगों का विकास और हित चाहती है। हमें कश्मीर घाटी में भी उतना ही प्यार मिल रहा है जैसा जम्मू में मिलता है। तो दोस्तों, कि आपको भी ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें पत्रकारों द्वारा पाकिस्तान द्वारा श्रीनगर शारजाह उड़ान को अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरने से मना करने संबंधी पूछे सवाल के जवाब में रैना ने कहा कि ये पड़ोसी देश की मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान की ये कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है। पाकिस्तान जो बार बार दुनिया भर में भारत का अच्छा पड़ोसी होने का दावा करता है, उसके इस कदम से उसने अपनी छवि को उजागर कर दिया है। श्रीनगर से शारजाह के लिए गृह मंत्री ने गत महीने 23 अक्टूबर को सीधी उड़ान शुरू की थी। वो कश्मीर के लोगों के विकास के लिए थी। उनका सीधा सीधा फ़ायदा कश्मीर के लोगों को हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें बाधा डाली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। IMF ने COP26 में भारत के ऐलान की तारीफ, कहा आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है देश। जहां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने ग्लासगो में आयोजित हुए COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत द्वारा की गई घोषणा का बृहस्पतिवार को स्वागत किया। IMF के संचार विभाग के निदेशक गैरी राइस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य के अनुकूल ढलने समेत नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और अपनी अर्थव्यवस्था पर कार्बन की महत्ता को कम करने के नए लक्ष्यों को लेकर COP26 में की गई भारत की घोषणा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है। वो विद्युत उत्पादन के लिए अब भी कोयले पर अत्यधिक निर्भर है, इसीलिए उसके द्वारा उठाए गए कदम अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में पेट्रोल से भी महंगी हुई चीनी, इमरान खान के दावे की निकल गई हवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई लगातार अपने रिकॉर्ड
कायम कर रही है और जनता बेहाल है। इमरान खान सरकार के तमाम दावों के बाद भी पाकिस्तान में आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि देश में चीनी की कीमतें आसमान छू रही है और पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में चीनी जहां 150 रुपये प्रति किलो बिक रही है, वहीं 1 लीटर पेट्रोल 138 रुपये में बिक रही है। पाकिस्तान अखबार जियो न्यूज़ के मुताबिक देश के कई शहरों में चीनी की कीमतें अब पेट्रोल से ज़्यादा हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पेशावर शहर में चीनी की कीमतें 8 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। यहाँ चीनी थोक में 140 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि खुदरा मूल्य 150 रुपये प्रति किलो हो गया है। उधर लाहौर में चीनी की जमाखोरी भी शुरू हो गई है और ज़्यादा कमाई के लिए चीनी की कृत्रिम कमी कर दी गई है। बाजार सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी की कीमतें 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई हैं। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बेटे, दामाद और दूसरे नेताओं का नंबर बीजेपी नेता ने कर दिया ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं और अब इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधा है। किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब दूसरे नेताओं की बारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूरोप में एक महीने में कोरोना के 50% बढ़े केस। WHO ने जारी की चेतावनी, फरवरी तक 5 लाख लोगों की जा सकती है जान। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे ने सभी को चिंता में डाल दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को कहा कि यूरोप में पिछले महीने में कोरोना के मामले में 50% की वृद्धि हुई है और भगवान राम की लंका जीत से लेकर सैनिकों की साधना और विपक्ष पर निशाना। पीएम मोदी के जबरदस्त भाषण की 10 अहम बातें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच 8वीं बार दिवाली मनाने के लिए वो पहुंचे और यहां उन्होंने नौशेरा पहुंचकर जवानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने जवानों के शौर्य को याद किया, साथ ही दिवाली के मौके पर सैनिकों को प्रभु श्री राम की लंका जीत का उदाहरण देकर भारतीय सेना के मानवता की रक्षा के मंत्र को दोहराया। पीएम ने इस बीच विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। मोदी जी ने कहा कि पहले भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जरूरत का सामान देश में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, जो 10 बातें पीएम मोदी ने कही है उसमें सबसे पहली बात कि पीएम मोदी ने जवानों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं देकर की। पीएम मोदी ने कहा कि आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता, आपके शौर्य, आपके पराक्रम, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर जलेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, आज मेरे सामने देश के जो वीर हैं, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत माँ की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ किसी को मिलता है। मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को देख रहा हूँ। आप संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपका संकल्प है, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावना है। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि नौशेरा का वर्तमान आपकी वीरता का जिंदा सबूत है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में पराक्रम ने देशवासियों को गौरव से भर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर थी हमारी निर्भरता, लेकिन अब हमारे सुरक्षा के लिए जो वस्तुएं लगेंगी, जो संसाधन उससे जुड़े हुए हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं और उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से मजबूत हो जाएगा भारत का रक्षा क्षेत्र। बदलती दुनिया के हिसाब से तैयारियां करने की हमें ज़रूरत है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी नई बुलंदियों की ओर आगे बढ़ रही है। जो 9वीं बात पीएम मोदी ने कहा उसमें ये कहा कि आपके लिए सेना में आना साधारण नौकरी नहीं, भारत की सेना दुनिया की किसी भी सेना से अलग है। आप प्रोफेशन फोर्स हैं और आपके संस्कार और मूल्य बाकियों से अलग व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं, पहली तारीख को तनख्वाह आएगी, आप इसीलिए नहीं आए। आपके लिए सेना में आना एक साधना है। और इसी के साथ जो 10वीं बड़ी बात पीएम मोदी ने कहा वो कहा कि प्रभु राम ने सोने की लंका जीती जरूर, पर लड़ाई मानवता की रक्षा के लिए की थी। तो
दोस्तों, ये 10 प्रमुख बातें पीएम मोदी ने अपने भाषण में उस दौरान दी जब वो देश के जवानों के साथ लगातार 8वीं बार दिवाली मना रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में अब आतंकवाद ले रहा है अंतिम सांसें। आतंकियों के गढ़ शोपियां में बिना सुरक्षा के गली बाजारों में घूमे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। जी हां दोस्तों, कश्मीर में आतंकवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। इसका संकेत उस समय मिला जब सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे विक्टर फोर्स के जेसीओ के साथ दक्षिण कश्मीर के शोपियां में बिना किसी सुरक्षा तामझाम के गली बाजारों में घूमते नजर आए। शोपियां को दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे विक्टर फोर्स के जेसीओ और सेक्टर कमांडर के साथ शोपिया कस्बे में पहुंचे। उनके साथ कोई ज़्यादा सुरक्षा बंदोबस्त भी नहीं था। उन्होंने बस स्टैंड और बटपोरा चौक में पैदल घूमते हुए कई दुकानदारों के अलावा वहां मौजूद अन्य लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने हालात और सुरक्षा तंत्र से संबंधित मुद्दों पर लोगों की राय भी ली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल पर राहत, मुफ्त राशन योजना को एक्सटेंशन, विधानसभा चुनावों पर है भारतीय जनता पार्टी की नज़र। जी हां दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य कई दलों के लिए उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य है। खासकर पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद भाजपा काफ़ी सतर्क हो गई है और भविष्य में होने वाले चुनावों को लेकर पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। महंगाई वो मुद्दा है जिस पर भाजपा इस वक्त जनता के गुस्से का सबसे ज़्यादा सामना कर रही है। दिवाली के मौके पर आम आदमी को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आंशिक राहत देकर बीजेपी ने जनता के इस आक्रोश को कम करने की कोशिश की है। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कमी करने के बाद अब भाजपा को महंगाई के मुद्दे पर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की केंद्र सरकार के ऐलान के बाद तुरंत योगी सरकार ने राज्य में तेल के दामों की कटौती कर दी। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने तो मुफ्त राशन योजना को भी होली तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के मुफ्त राशन योजना को राज्य सरकार ने होली यानी अगले साल मार्च तक चालू रखने का फैसला किया है। इस योजना का ऐलान कोरोना काल में किया गया था। बीजेपी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जनता के लिए इन राहतों का ऐलान अगले साल होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। चुनाव से पहले ये बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। मुफ्त राशन योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को हर महीने लाभ मिलता है। उम्मीद है कि यूपी में अगले साल मार्च में ही चुनाव होंगे। ऐसे में इस योजना के आगे बढ़ाए जाने को लेकर पार्टी नेताओं का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति है जिसका फायदा आने वाले चुनावों में पार्टी को होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रचंड बहुमत से फिर से बनेगी भाजपा सरकार? हाँ या ना में राय बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में खतरे की घंटी, WHO ने कोविड की नई लहर की आशंका जताई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों के क्षेत्र में कोरोना वायरस की एक और लहर आने का खतरा है और ये पहले से ही महामारी की नई लहर का सामना कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर हैंस क्लूज ने गुरुवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि मामलों की संख्या फिर से करीब रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने लगी है और क्षेत्र में प्रसार की रफ्तार गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने डेनमार्क के कोपेनहेगन में संगठन के यूरोप मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि हम महामारी के उभार को लेकर एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप फिर से महामारी के केंद्र में है जहां हम 1 साल पहले थे। डॉक्टर क्लेज ने कहा कि इससे फ़र्क यह है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को वायरस के बारे में ज़्यादा जानकारी है और उनके पास इससे मुकाबला करने के लिए बेहतर उपकरण है। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव को रोकने वाले उपायों और कुछ क्षेत्रों में टीकाकरण की कम दर बताती है कि मामले क्यों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चारों धाम सहित 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की घोषणा कर सकते हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना पड़ा। दरअसल वहां के पुरोहित समाज ने चेतावनी दी थी कि वो एकजुट होकर पीएम मोदी के दौरे का विरोध करेंगे। पुरोहित समाज राज्य के मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेने के लिए बने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड से नाराज है और पिछले 4 महीने से इसका विरोध कर रहा है।
पंडित पुरोहित की नाराजगी से घबराए पुष्कर धामी को खुद पुरोहित समाज से बात करने के लिए जाना पड़ा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जवानों ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। भारत पाकिस्तान के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान। जी हाँ दोस्तों, देश की रक्षा में सीमाओं पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ है। लद्दाख में करगिल और सियाचिन ग्लेशियर के अग्रिम इलाकों में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने देशवासियों को शुभकामना दी और जवानों ने कहा कि हम -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपकी रक्षा के लिए तत्पर हैं, साथ ही सीमाओं की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।